वेलकम स्टूडेंट्स। हमारी आज की क्लास का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। उसी भाषा में हम कह देंगे कि जंगल, इट इज अ लार्ज लैंड एरिया डोमिनेटेड बाय ट्रीज। ठीक है, अब ये जो फॉरेस्ट है, यानी कि पहले रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट नहीं होते थे। क्या होता था? एक सिंपल एक वर्ड था, फॉरेस्ट। अब इस फॉरेस्ट को हमने लास्ट क्लास में देखा कि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, बिकॉज हमारा जो कंजम्पशन रेट था वो हमने क्या पढ़ा कि कंजम्पशन रेट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स रिनोवेशन। तो हमने क्या किया, फॉरेस्ट को बचाने के लिए एक एक्ट बनाया। ठीक है, किसी चीज को कंट्रोल में करना हो तो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ते हैं। तो ऐसे ही अगर हमें किसी चीज का डिप्लीशन रोकना है तो उसके लिए हमने कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमारा क्या हुआ, सबसे पहले हमने फॉरेस्ट को बचाने के लिए एक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया 1927 में। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया, वो बनाया था, फॉरेस्ट एक्ट हमने बनाया था 21 सितंबर 1927 में। इसका मेन एम क्या था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था ये बनाने का? टू कंजर्व, क्या था? टू कंजर्व और टू रिजर्व भी आप कह सकते हो, फॉरेस्ट एंड सिग्निफिकेंट वाइल्ड लाइफ। और इसका और एम क्या था? टू रेगुलेट एंड ट्रांजिट फॉरेस्ट प्रोड्यूस, टू अर्न रेवेन्यू फ्रॉम कटिंग ऑफ ट्रीज, कटिंग ट्रीज, ठीक है, कटिंग ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। वो क्या, इस एम में क्या किया हमने फॉरेस्ट की जो कटिंग्स थी उससे हमने फायदा कमाने की सोची। ठीक है, उसमें रूल्स बनाए कि कैसे उसको हम आगे फर्दर जो है रेगुलेट करें, मोमेंट उसका फॉरेस्ट प्रोड्यूस को आगे बेचा जाए, उससे फायदा कमाया जाए। ठीक है, वेदर इट इज टिम्बर और एनी काइंड ऑफ फ्रूट और एनी काइंड ऑफ मेडिसिनल प्लांट विच इज देयर इन द फॉरेस्ट, बट टू अ लिमिटेड यू कैन से मार्जिन। अब क्या था, और हमने इसी एक्ट के दौरान हमने दो काम कर लिए। क्या क्या किया? एक तो फॉरेस्ट को हमने कंजर्व किया, रिजर्व किया और उससे रिलेटेड वहां की वाइल्ड लाइफ को भी बचाया, प्लस फॉरेस्ट प्रोड्यूस और जो टिम्बर था उसको हमने रेगुलेट किया, उसको हमने उसकी मूवमेंट स्टार्ट की, ट्रांजिट स्टार्ट किया और उससे हमने फायदा रेवेन्यू कमाना शुरू किया, पैसे कमाने शुरू किए। तो ये तो था मेन ऑब्जेक्टिव इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का। पहले जंगल ऐसे ही पड़े रहते थे, ठीक है, हर कोई इसको यूटिलाइज कर रहा था अपने मतलब से और उसका हम नुकसान कर रहे थे। हमने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट इस ऑब्जेक्टिव से बनाया, तो हमारे पास फॉरेस्ट को हमने 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया। ठीक है, और वो कौन सी थी? फॉरेस्ट डिवाइडेड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज। ठीक है ना, एक था आपका रिजर्व फॉरेस्ट, सेकंड था आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और थर्ड था आपका अनक्लास फॉरेस्ट। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात क्या थी कि इस कैटेगराइजेशन में कि जो लैंड एरिया है किसका, फॉरेस्ट का, इसका जो लैंड का राइट है, मतलब उस जमीन का जिसपे फॉरेस्ट है, उस जमीन का जो राइट है, लैंड राइट, वो किसके पास दिया गया? लैंड राइट रहेगा हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसका राइट रहेगा। और इसी में ये भी बताया गया कि जो अब इस फॉरेस्ट को एज अ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट घोषित करना है या रिजर्व फॉरेस्ट या अनक्लास फॉरेस्ट, तो ये जो डिक्लेरेशन जो दिया जाएगा फॉरेस्ट को, वो देगा आपका डिक्लेरेशन। डिक्लेयर कौन करेगा? डिक्लेरेशन विल बी डन बाय स्टेट गवर्नमेंट। इतना क्लियर है? जमीन का राइट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा, लेकिन उस जमीन को डिक्लेयर करना, वेदर इट विल बी अ रिजर्व फॉरेस्ट और
protected forest or unclassed forest, it will be declared by state government. बट इसमें एक पॉइंट और दिया गया कि चाहे स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी डिक्लेयर करे, बट रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, दीज बोथ विल बी द पार्ट ऑफ, ये किसके पार्ट रहेंगे? विल बी द पार्ट ऑफ परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट्स। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, हम किसी भी फॉरेस्ट एरिया को, ये एक फॉरेस्ट है, इसको हम फर्दर डिप्लीशन से, मतलब अब तक तो जो नुकसान हो गया, बट इसके बाद फर्दर डिप्लीट ना हो, इससे रोकेंगे, तब ये बन जाएगा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है, तब इसको हम क्या नाम देंगे? अगर हमने इसकी फर्दर डिप्लीशन को रोक दिया तो हमने उसको प्रोटेक्ट कर दिया, तो क्या बन गया? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। बट जब हम इसको हम क्या करेंगे? डिप्लीशन को रोकने के लिए सम अमाउंट ऑफ हम लोग क्या करेंगे? इसमें लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल हम इसको क्या देंगे? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देंगे, तभी तो रुकेगा ना। अगर आप किसी को बोले ये काम मत करो तो कभी नहीं मानता ना, तो हम लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे थोड़े अमाउंट में भी, तो यहाँ से डिप्लीशन रुक जाएगा, मतलब हमने इस फॉरेस्ट एरिया को प्रोटेक्ट कर दिया। अब इस फॉरेस्ट एरिया की फर्दर हमने प्रोटेक्शन बढ़ा दी, इसकी विजिलेंस बढ़ा दी, और इसमें गवर्नमेंट एड्स बढ़ गई, गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग बढ़ती जाएगी, तो हम इसको रिजर्व फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। अब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को फर्दर हम अपग्रेड कर सकते हैं रिजर्व फॉरेस्ट में, रोकेंगे और ज्यादा हम इसको बेहतर तरीके से कंजर्व कर पाएंगे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को, और ज्यादा वाइल्ड लाइफ को ज्यादा प्रोटेक्शन दे पाएंगे, वहां की फ्लोरा को भी हम ज्यादा अच्छे तरीके से कंजर्व कर पाएंगे। फिर रिजर्व फॉरेस्ट फिर फर्दर अपग्रेड होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और एमएबी में। ठीक है, तो रिजर्व फॉरेस्ट को अगर हम बात करते हैं कि ये फर्दर कहाँ जाते हैं, कैसे अपग्रेडेशन होता है, ये होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, फिर नेशनल पार्क्स में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को फर्दर हम अपग्रेड करते हैं नेशनल पार्क में, नेशनल पार्क को अपग्रेड करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स में, और बायोस्फीयर रिजर्व्स फर्दर अपडेट होते हैं बैंड एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम्स में, एमएबी में। ठीक है, तो इतना क्लियर है। अब हम मेजर डिफरेंसेस इन दोनों में एक बार देख लेते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट डिफरेंस की। फर्स्ट डिफरेंस क्या है? रिजर्व फॉरेस्ट कवर करता है अप्रोक्सीमेटली 50%, दैट मीन्स हाफ ऑफ द फॉरेस्ट कवर एरिया। ठीक है, और जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं ये कवर करते हैं 1/3 ऑफ द फॉरेस्ट कवर। अब आप इस एरिया डिफरेंस से आप पता लगा सकते हो दैट इट कवर्स लेस जियोग्राफिकल एरिया, है ना, as compared to this, it covers more geographical area. सेकेंड पॉइंट है, यहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज आर बैन, ह्यूमन एक्टिविटीज आर टोटली रिस्ट्रिक्टेड, एक्टिविटीज आर रिस्ट्रिक्टेड या आप बैन कह सकते हो, यहां पर नहीं होती अनलेस अंटिल एनी इशू इज रेज्ड और परमिशन इज ग्रांटेड। कोई इशू रेज हो गया और उसमें चलते हुए परमिशन ग्रांट हो जाए, तब तक यहाँ बैन रहेगी ह्यूमन एक्टिविटी। और यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड, यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड रहती हैं अनलेस अंटिल। अब यहाँ पर कब रुकेंगी ह्यूमन एक्टिविटीज? अनलेस अंटिल एनी इशू इज रेज्ड और permission for ban is published। जब तक रोका नहीं जाएगा तब तक यहाँ ह्यूमन एक्टिविटीज होती रहेंगी। यहाँ पर
जुडिशली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली, ये जो रिजर्व फॉरेस्ट है ये जुडिशनली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड रहते हैं पूरी तरीके से। वेयर एज हियर लेस अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन, कैसी वाली प्रोटेक्शन, लेस अमाउंट ऑफ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन इज गिवन। प्रोटेक्शन इज गिवन। अब इससे ये पता चलता है दैट ये लेसर डिग्री ऑफ क्या है, यहां पर लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है ना, एज कंपेयर टू, अगर हम इसमें ऐसे लिख देंगे लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन इट्स ओके, और यहां पर हायर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन लिख देंगे इट्स ओके, वो हमें पता है। रिजर्व फॉरेस्ट आर considered more valuable in terms of forest and wildlife, ये ज्यादा वैल्यूएबल कंसिडर किए जाते हैं एज कंपेयर टू प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, कंसिडर्ड लेस वैल्यूएबल। In terms of forest and wildlife, these protected forests are considered as less valuable. Now, we must know the states of India where reserve forests are more in number, where protected forests are more in number. So, states where they are more in number: Jammu Kashmir, Andhra Pradesh, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तरांचल एंड केरला। Now here the states where protected forests are more are Bihar, Punjab, Haryana, Orissa, हिमाचल प्रदेश, एंड राजस्थान। अब एक बात आपने ये नोट करनी है, ये तो रहे इनके डिफरेंसेस, ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। जब हमने हमारे पास इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 हमने लॉन्च किया, तब हमारे पास ये कैटेगरीज आई। हमने क्या किया, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को कंजर्व करना शुरू किया। अब वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए हमारे पास टिल 2015 हमारा जो फॉरेस्ट कवर एरिया था, टोटल फॉरेस्ट कवर, जो टोटल फॉरेस्ट कवर था दैट इज 21%। अपने काफी अच्छे मेजर्स लिए कंजर्व करने के लिए हमने सबसे पहले क्या स्टार्ट कर दिया, एफॉरेस्टेशन स्टार्ट कर दिया। एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन में हम पेड़ काटते, एफॉरेस्टेशन में हम लोग पेड़ लगाते ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, पेड़ लगाने स्टार्ट कर दिए। फिर हमने और सोचा कि और किसमें चेंज करना चाहिए, तो हमने अपने मैनेजमेंट प्रोसेस में चेंज किया। हर डिफरेंट एजेंसी से हेल्प लिया और अपने मैनेजमेंट प्रोसेस को सुधारा। उसका रिजल्ट क्या हुआ, हमारे पास जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है, फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट जो है आपकी, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की, लास्ट ईयर तक की, उसके अकॉर्डिंग क्या है, हमने फॉरेस्ट कवर में हाइक लाए हैं, 21.71% हो गया है, और ये बढ़कर हमारे पास 24.62% हो गया है। वैसे हमारे पास अकॉर्डिंग टू इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी टोटल फॉरेस्ट कवर कितना होना चाहिए, दैट शुड बी 33%। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी फॉरेस्ट कवर शुड बी 33%। अभी भी बहुत कम है फॉरेस्ट कवर, हमें और मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है, बट कंजर्वेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अब ये जो फॉरेस्ट कवर हमने बढ़ाया है,
ये जो हाइक आई है ये आई है हमारी डेंस फॉरेस्ट कवर में। डेंस फॉरेस्ट कवर क्या है? जो ट्री कैनोपी डेंसिटी होती है उसका वेरिएशन रहता है फॉरेस्ट कवर में। जो टोटल हमने जो हाइक लाए हैं वो कहाँ पर है? फॉरेस्ट कवर कैसा वाला फॉरेस्ट कवर? वो है डेंस फॉरेस्ट कवर। डेंस फॉरेस्ट कवर में हाइक आई है जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका जो ट्री कैनोपी डेंसिटी है वो किसके बीच में होती है? इट इज मोर देन 70%, 70% और अबव जिसको कहते हैं। तो जहां ट्री कैनोपी डेंसिटी मोर देन 70% होगी, 70% और अबव होगी, उस रीजन में अगर हम हाइक ला पाए हैं तो वो हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और बायोडाइवर्सिटी में तो हम दोनों चीजों को बचा रहे हैं ना, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। डेंस फॉरेस्ट कवर से एक कैटेगरी नीचे रहता है मॉडरेट फॉरेस्ट कवर। मॉडरेट फॉरेस्ट कवर में जो ट्री कैनोपी डेंसिटी है दैट इज बिटवीन 40 to 70%, ठीक है। और इसके बाद आता है आपका ओपन फॉरेस्ट कवर। ओपन फॉरेस्ट कवर की जो ट्री कैनोपी डेंसिटी है दैट इज बिटवीन 10% to 40%। तो हमने इसको बढ़ा दिया है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। So students, this is all about today's class. Prepare your notes well. Revise till next class.